तो आज के क्लास में हम लोग जो है मैच मेकिंग के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो यूजुअली अगर आप किसी को कहोगे कि आप एस्ट्रोलॉजी में मैच मेकिंग कैसे करते हो, तो भी जो आपके चार्ट्स वगैरह हैं उनमें कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए हम ऐप में जाके मैचिंग के लिए ही करेंगे। और यहाँ पे जैसे आपका ऑप्शंस आ रहा है, तो आज जो है एक मैच मेकिंग का कंसल्टेशन का पार्ट मैं शेयर करूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कि जो आपके ऑप्शंस हैं उस पे हम लोग जाके चेक करेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। तो सपोज मैंने ऐसे दो आपका चार्ट लिया और मैं आपका सिर्फ मैचिंग का ऑप्शन दे दिया, तो उस पे आ रहा है 36 में से कितना गुण मिल रहा है। 20। 20 सर। तो जैसे परसेंटेज वाला बात होता है, कोई फुल मार्क्स है, तो जितना ज्यादा पॉइंट्स होता है यूजुअली लोग जो है मैकेनिकली बोल देते हैं हाँ जी दोनों का जो है बहुत ही बढ़िया योग बन रहा है। अब वो योग एक्चुअल में देखा जाता है 36 में से 36 भी गुण मिल रहा है तो कई सारे डिवोर्स हो जाते हैं। कई बार जो है पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहते हैं और ये नंबर जो है फेल हो जाता है, होता है। जो लोग बहुत ज्यादा लड़ते हैं उनका भी अगर आप देखोगे तो कई बार जो है मैकेनिकली मिलाने से पता चलेगा कि काफी सारे गुण जो है मिल रहे हैं। तो इसके ये अलग अलग जो है ऑप्शंस हैं, जिन ऑप्शंस को यूज करके एक्चुअल में एक पॉइंट टेबल बनाया गया है। तो देखो मैक्सिमम लिखा हुआ है और वो भी एक सीरियली है, 1 से लेके 8 तक है ना। अगर 1 से लेके 8 तक आप टोटल करोगे तो टोटल रिजल्ट कितना होगा? 36। 36। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है मैथमेटिक्स में। अगर 1 से लेके आप कोई टोटल कर रहे हो तो जो लास्ट नंबर है उसको उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 8 × 9, और उस टोटल को 2 में डिवाइड कर दो तो आपको टोटल नंबर मिल जाएगा 36। लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा जो लोगों को गुण मिलाने के टाइम में देखना पड़ता है और ध्यान ही देना पड़ता है, उसमें से नाड़ी नाड़ी दोष है कि नहीं, है ना। सबसे ज्यादा एम्फासिस दोगे, जितना ज्यादा पॉइंट है उसी के अकॉर्डिंग उनका पावर धीरे धीरे बढ़ने जाता है और आपको उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि हाँ जी नाड़ी दोष है या नहीं। तो आप देखो यहाँ पे नाड़ी में 8 में से 8 पॉइंट मिला है, इजंट इट। यस सर। ऐसे देखा जाता है कि जन्म के आधार पे जो है हमें अलग अलग जोनियों में भी बांटा जाता है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि वर्ण क्या है। जैसे कास्ट सिस्टम में वर्ण होता है, ऐसे वर्ण सिस्टम में इनको क्या पॉइंट मिल रहा है। ऐसे वैश्य सिस्टम भी है, तारा सिस्टम भी है। लेकिन आपको ना दो चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान देना है, जो आपका तारा है और जो आपका नाड़ी है। लेकिन पॉइंट नंबर में से जो भी आपका मिलेगा उसका डिटेल्स तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि हाँ जी तारा क्या है, योनि क्या है, मैत्री क्या है, गण क्या है। तो गणों में भी आप जैसे जैसे पढ़ोगे राक्षस गण, मनुष्य गण, इस तरीके से होगा। तो उसका एक हायरार्की आपके दिमाग में बना देना है। तो यूजुअली हमारा स्क्रिप्चर से मानता है कि जो आपके पायदान है लेवल, उसमें जो है मेल को हमेशा एक ऊपर का पायदान मिलना चाहिए, है ना। जैसे मानो वर्ण व्यवस्था है, तो कोई ब्राह्मण हो रहा है तो उसके साथ जो लड़की का वर्ण जो है वो आपके ये तारा सिस्टम में और ये जो आपका मैच मेकिंग सिस्टम में उससे कम होगा तो चलेगा, उल्टा होने से वो सही नहीं होता है। तो ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है जो कि हमारा पितृ कारक जो सोसाइटी है, पैट्रियार्चिकल सोसाइटी है ना, पैट्रियार्ची, उसी के बेस पे है। लेकिन कई बार ये नंबर वगैरह को देख के जो मैकेनिकली आप रिजल्ट बताओगे उसमें से कई लोगों का जीवन जो है बर्बाद हो सकता है। इस नंबर को बहुत ज्यादा एम्फासिस नहीं देना, मैंने सिर्फ दिखाया इसी वजह से है ताकि आप एक बार इसको देख लो, यहां से अच्छा रिजल्ट मिल रहा है या एक एवरेज पॉइंट भी वहां पे है
तो आप फिर जाके देखो सबसे पहला चीज कि जिनका गुण मिला रहे हो एक्चुअल में उनके राशि में कंपैटिबिलिटी क्या है। कौन से में कंपैटिबिलिटी? राशि में। राशि में कंपैटिबिलिटी, स्टार्टिंग पॉइंट यही है। आप देखिए दो इंसान जो है एक दूसरे के साथ तभी मिलेंगे रहेंगे और रहना चाहिए जब उनका मेंटल कंपैटिबिलिटी सेम हो, एक दूसरे के लिए मेंटली दे आर फिट, उसके साथ उनका पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस ना हो। तो इसीलिए मैंने आपको एक सिंपल फॉर्मूला बार बार बताया था कि किसी भी लगन चार्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हाउस होता है? लग्न। लग्न 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 स्वामी, यानी फर्स्ट हाउस जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ में मैंने ये भी कहा कि किसी भी हाउस में जो प्लानेट आके बैठता है वो प्लानेट बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है उस हाउस का रिजल्ट देने के लिए। यही चीजें कहा था ना, Yes, अभी sir. तक बार बार हम यही चीज ही डिस्कस करते हैं। अगर मैं फर्स्ट हाउस देखना चाहता हूं तो मेरे फर्स्ट हाउस का रिजल्ट देने वाला जो प्लानेट है वो प्लानेट कौन है? अगर कोई फर्स्ट हाउस में Sitting. बैठा हुआ है तो, और अगर नहीं बैठा हुआ है तो फिर नक्षत्र स्वामी। किसका नक्षत्र स्वामी? तो आपको First one. फर्स्ट हाउस का रिजल्ट जो है फर्स्ट कॉस्प का स्वामी जो है वो देगा। कॉस्पल सबलॉर्ड, कॉस्पल सबलॉर्ड, कॉस्पल स्टार लॉर्ड, खाली है तो। लेकिन अगर खाली नहीं है तो आप ये समझ जाओ कि जो प्लानेट बैठा हुआ है वो बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट डालेगा लगन के लिए। तो इसीलिए लगन के आधार पे पहला कैलकुलेशन हम करेंगे। कैसे कैलकुलेशन करेंगे? जैसे मानो मैं सुमित का चार्ट लिया, सुमित का चार्ट, तो बताइए लग्न क्या है? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो लग्न है ना। उसके बाद लग्न का स्वामी कहाँ पे बैठा हुआ है? 12th। अपने से 12th में जाके बैठा हुआ है। अब मैं कहूंगा लग्न के लिए मैं और डिटेल्स में स्टडी करना चाहता हूं, ये सारे नोट करना है आप लोगों को और वीडियोज मिल जाएगा आप उस पर देख लीजिएगा। तो देखिए लग्न का नक्षत्र स्वामी कौन है? Mercury. मर्क्यूरी। यानी सरफेस लेवल पे जो भी आपका पर्सनालिटी होगा वो तो वहां पे बैठा हुआ प्लैनेट डिसाइड करेगा, लेकिन जो एक्चुअल में आप हो इंटरनल कंडीशंस उस पे नक्षत्र का रोल आ जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे नक्षत्र स्वामी जो है मरकरी है और फर्स्ट हाउस का रिजल्ट जो दे रहा है वो वीनस दे रहा है ना। लगन का जो रिजल्ट दे रहा है वो वीनस दे रहा है। तो आप यहाँ पे लगन स्वामी देख लिए वो मंगल है, नक्षत्र स्वामी देख लिए मरकरी है, और जो रिजल्ट देने वाला प्लानेट है वो वीनस है। रिजल्ट वाले के बाद में आएंगे हम पास में, पहले तो ये दोनों प्लानेट को आप देख लो, मंगल और मरकरी, है ना। पर्सनालिटी को मैच करना है। मंगल और मरकरी का अगर पर्सनालिटी को मैच करना है तो किसके पर्सनालिटी के साथ मैच करोगे? हाँ जी, जिससे हॉरोस्कोप मैच करना है। जिस हॉरोस्कोप को मैच करना है। पार्टनरशिप हो सकता है, मैरिज के लिए हो सकता है। इसको कभी कोई मत सोचिए कि खाली ये जो है मैरिज के लिए काम करेगा, क्योंकि सेवेंथ हाउस बिजनेस का है, सेवेंथ हाउस पार्टनर का है। तो इसीलिए पार्टनरशिप के लिए भी आप इसको यूज करिए। आपका कोई फ्रेंड है उसके साथ आप बिजनेस कर रहे हो या बिजनेस का प्लान कर रहे हो या एक साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो फ्रेंड को 11th हाउस से देखते हैं लेकिन पार्टनरशिप 7th हाउस से देखते हैं। तो आपको मैच करना है, वहां पे जाके कंपैटिबिलिटी चेक करना है, 7th हाउस का स्टडी करना है, बाद में बताएंगे। लेकिन पहला है, आप जैसे एक चार्ट का देख लिए कौन कौन स्वामी थे। मरकरी था आपका नक्षत्र स्वामी, और जो लग्न का स्वामी था वो कौन था? मार्स। मार्स। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही कुंडली में जाएंगे और जो दूसरा मैच है उसका भी देख लेंगे, जैसे अनुकृति का देख लेंगे। आप देखो
फर्स्ट हाउस का स्वामी कौन हुआ? वीनस। 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 और नक्षत्र स्वामी कौन हुआ? मून लग्न का मून। मून। तो बताओ कंपैटिबिलिटी है मरकरी और मून में? नहीं सर। वीनस और क्यों? मून। हाँ जी, मर्क्यूरी वीनस कहाँ से आ और गया? आप भूल जाते हो। दो पर्सनालिटी को हम ऐड कर रहे हैं। मैंने शुरू में दिखाया जो है ओके सर, सुमित गॉट का इट, चार्ट, गॉट इट। ओके, है ना? गॉट इट। सुमित का। तो आप नोट कर लीजिए लग्न स्वामी कौन है और लग्न का राशि क्या है। ऐसे ही दूसरे का लग्न स्वामी और लग्न राशि को देख लीजिए और फिर कंपैटिबिलिटी देखिए। तो आप वो प्लैनेट्स को लिखिए और कंपैटिबिलिटी को चेक करिए, बड़ा आसान होगा। अगर वहां पे कंपैटिबिलिटी आपको मिल गया नक्षत्र लेवल पे, बहुत ही बढ़िया। बात समझ रहे हैं? सेम नक्षत्र पे हो गया। तो मैंने उस दिन आपको पढ़ाते पढ़ाते बताया था कि कब नक्षत्र सेम होने का चांसेस बढ़ जाता है, जब ट्राइनल रिलेशनशिप बनता है ना? यस सर। तो इसका मतलब है कि आपका जो भी नक्षत्र स्वामी है वहां से दूसरे का नक्षत्र स्वामी 1 9 5 में रह जाए तो अपने आप बढ़िया हो गया ना चीजें। यस सर। सिंपल समझने वाला बात है, खाली नक्षत्र स्वामी को देख के मैंने बोला। ऐसे ही राशि को देख के भी हम बोलेंगे, राशि स्वामी के बीच में रिलेशन। तो हमारे मैच मेकिंग में राशि स्वामी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और राशि में डिसीजन लेने के टाइम में आपको फिर वो देखना पड़ेगा कि साइन कौन सा है, क्योंकि आप सभी को मालूम है चंद्रमा जिस भी राशि में रहता है उसको हमारा राशि कहा जाता है। जैसे लगन होता है, आप जन्म होने के टाइम में जो भी जोड़ियक उस टाइम में जो है आपके लग्न में फॉल कर रहा है उससे आपका लग्न का राशि तय होता है 1 में से 12। यूजुअली सूर्योदय से लेके सूर्यास्त और फिर सूर्योदय तक 12 राशियां जो हैं चक्कर लगा लेते हैं 2 2 घंटे के गैप में। और हर महीने सूर्य का स्थिति के हिसाब से सूर्योदय के टाइम में एक पर्टिकुलर राशि होता है, फिर 2 घंटे में वो बदल जाता है, फिर 2 घंटे बदल जाता है। 1 महीने तक सूर्य जिस राशि में रहते हैं उस राशि में ही हमेशा उस महीने का जो फर्स्ट जोड़ियाक शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि सूर्य जो है किसी के पर्टिकुलर मंथ में 1 डिग्री सिंह राशि में है तो दूसरे दिन वो 2 डिग्री सिंह राशि में होंगे, तीसरे दिन 3 डिग्री सिंह राशि में होंगे, चौथे दिन 4 डिग्री में। ऐसे ही 30 दिन हो जाएगा और उनका संक्रांति हो जाता है और नेक्स्ट में चले जाएंगे। उसमें भी थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस होता है। इसका मतलब है सिंह राशि में ही उस पर्टिकुलर मंथ का हर 2 घंटा सूर्योदय से शुरू होगा। यानी मानिए सूर्य जो है 6:15 पे जो है आपका सनराइज हुआ तो 8:15 तक कौन सा राशि होगा, लगन का जो राशि बनेगा वही पर्टिकुलर लियो राशि ही बनता रहेगा पहला 2 घंटा उस पूरे महीने तक, सूर्य जब तक उस राशि में है, गोचर जब तक कर रहे हैं तो शुरू में। तो आप उसी को नोट करेंगे, उसके बाद 2 घंटे बाद दूसरा राशि बन जाएगा तो उसी से लगन बदलता रहेगा। तो आप समझ जाओ कि ये जो 159 का बात हम बार बार कर रहे हैं, दे हैव ए ग्रेट रिलेशनशिप। 159 इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लग्न का कंपैटिबिलिटी आपने चेक कर लिया। तो आप देखो, मुझे बताओ कि अगर किसी का जुपिटर का लग्न है, लग्नापति जुपिटर है, तो उनका कंपैटिबल राशि कौन कौन से होंगे? सर लियो एंड एरिस। एरीज और लियो। एरीज एंड लियो। जुपिटर है तो मैं क्या कहूंगा, एरीज एंड लियो तो कह दिया, लग्नापति कह रहा हूं। इसका मतलब है कौन सा लगन होगा तो जुपिटर लग्नापति बनेंगे? सर धनु और मीन। सेजिटेरियस धनु और मीन लग्नापति। बात को समझिए। तो अब मीनिंग बदल गया। आप जो कह रहे हो वो आंसर तभी होगा जब 1 5 9 का रिलेशन मैं सेजिटेरियस से देख रहा हूं। पाइसेस से देखोगे तो क्या होगा? कैंसर एंड स्कॉर्पियो। समझ गए? तो चंद्रमा भी आ जाएगा ट्राइनल रिलेशनशिप में। तो इसीलिए
बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जिनका दो दो राशियां होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग कंपैटिबिलिटी हो सके दूसरे में ना हो। आप कहोगे नहीं जी ये पाइसेस वाला है और दूसरा जो है आपका स्कॉर्पियो है, तो कंपैटिबिलिटी है, लेकिन सैजिटेरियस के साथ स्कॉर्पियो का कंपैटिबिलिटी उतना अच्छा नहीं होगा। कारण भी आपको समझना होगा। एक तो कारण ये है कि वो जो राशि के बारे में आप बात कर रहे हो उसमें मेजर राशि का एक नेचर होता है, अग्नि तत्व हो सकता है, जल तत्व हो सकता है, पृथ्वी तत्व हो सकता है, तो तत्व भी सेम होना चाहिए। Yes, sir. तो इसीलिए आपको ये तमाम चीजें जो है समझना चाहिए कि पहले मैं कंपैटिबिलिटी क्यों ले रहा हूं, पर्सनालिटी कैसा है, क्या दोनों के बीच किसी तरीके का पर्सनालिटी में एक अच्छा लिंक है, पैटर्न क्या है। सरफेस लेवल पे पैटर्न अच्छा दिखेगा, चलो जी दोनों का राशि जो है कंपैटिबल है, पता चला राशि कंपैटिबल होने के बाद भी नक्षत्र स्वामी जो है वो कुछ अलग इंडिकेट कर रहा है, यानी बाहर से सब कुछ सही है नेचर, लेकिन एक्चुअल में जो है जो फाउंडेशन पे वो पर्सनालिटी बना हुआ है वो मिसमैच कर रहा है। तो आपको ये तमाम चीजें कभी भी एक गुण मिलन में नहीं मिलेगा। चंद्रमा कहाँ पे बैठा हुआ है वहां से राशि आपको देखना पड़ेगा और दोनों राशि को कंपेयर करना पड़ेगा। तो मैं शुरू करता हूं चंद्रमा से। मानिए किसी का चंद्रमा, जैसे मानो यहाँ पे सुमित जी का जो चंद्रमा है हमने चेक किया, तो इनका राशि कौन सा हो गया? Aquarius. Aquarius. राशि चंद्रमा अभी जो है कुंभ राशि में है, तो इनका जो है राशि हो गया कुंभ वाला, एक्वारियस 11th। अब हम क्या करेंगे, फिर से जाएंगे और जो दूसरा चार्ट है वहां पे भी जाके हम देखेंगे कि हाँ जी इनका कौन सा राशि है। तो आप देखो चंद्रमा कौन सा राशि हो गया, Tula. Libra. Libra. तो आप देखो ट्राइनल रिलेशनशिप हो गया ना, Yes, sir. यानी एक का चंद्रमा से दूसरे का चंद्रमा मैंने काउंट किया, कितना डिस्टेंस हुआ? Fifth in ninth फिफ्थ, one. Fine. फिफ्थ और नाइन्थ है ना, फिफ्थ और नाइन्थ। इसको बहुत बढ़िया शादी का योग कहते हैं, मेंटल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छा है, 5 एंड 9 है ना, 5 एंड Yes. 9। Yes. नवम पंचम ये राजयोग है, बहुत बढ़िया मैरिज। किसी भी टाइम में चंद्रमा से चंद्रमा का राशि आपने देखा, अगर 9-5 है देन दैट इज वेरी गुड। ऐसे ही आपने देखा 2-12 है, बहुत ही खराब, 2-12 बात समझ गए। 6-8, Sir, though they are friends, it's Karab only, 212. हाँ 2-12 खराब है। अभी आएंगे हम लोग फिर बहुत खराब कौन सा है, पहले तो हम देख लेते हैं क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है। 2-12 बन सकता है, 3-11 बन सकता है, 4-9 आपका क्या बनेगा, 4-10 बनेगा, 410. 5-9 बनेगा, 6-8 बनेगा और 7-7 बनेगा, है ना। 7-7 को कहते हैं समसप्तक। एक दूसरे के सामने वाले जो प्लैनेट्स होते हैं, जो राशियां होते हैं, उनके बीच नेचुरल रिलेशनशिप होता है हस्बैंड वाइफ वाला, सामने सामने, है ना। जब गिनती करोगे तो इधर से भी 7 होगा, उधर से भी 7 होगा, बैलेंस सम सप्तक। वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल बन जाते हैं, उनका नेचर जो है मजबूरन एक दूसरे के साथ जैसे भी वो जोड़ी बना देगा, क्योंकि वो नेचुरल जोड़ी है। कोई भी पर्टिकुलर राशि है कालपुरुष कुंडली में, उसके सामने वाला जो 7th राशि है वो ऐसे भी उसका स्पाउस का राशि है, पार्टनर का राशि है, रिलेशनशिप का राशि है, बैलेंस का राशि है। तो इसीलिए उसको समझना कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। एक के सामने 7 रहेगा, टोटल मिलाओगे, 2 के सामने 8 रहेगा, 6 का डिफरेंस, 3 के सामने 9 रहेगा, 6 का डिफरेंस है। काउंट करोगे तो 7-7 होगा, उसको क्या कहोगे आप, सम सप्तक। यानी ये जो है एवरेज बताता है, बैलेंस है, नीदर गुड नॉर बैड, नेचुरल कॉम्बिनेशन है। इसीलिए आप देखोगे जो वृषभ वाले हैं ना, वो नेचुरली जो स्कॉर्पियो हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं, यानी जिसका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग है वो चंद्रमा कमजोर वाले लोगों को अट्रैक्ट करते हैं।
है ना, बैलेंस बनाने के लिए। नेचर भी चाहता है बैलेंस बनाना, है ना। और ऐसे भी जो बहुत ज्यादा नेगेटिव माइंड के होते हैं, जो हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, उनको पार्टनर ऐसा चाहिए जो हमेशा खुश मिजाज हो, ताकि कुछ दिन के बाद वो दोनों के दोनों जो है डिस्टर्ब हो जाए। एक फोन ना मेरे पास बार बार आ रहा है, मैं एक बार खाली अटेंड कर देता हूँ। हेलो। हाँ जी, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. हाँ, तो आप जो है पहले तो ये देख लीजिए। हाँ, तो उसमें से जो अच्छे कॉम्बिनेशन है वो नंबर से ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो पहला तो सबसे अच्छा है 9-5। 9-5 का कॉम्बिनेशन। ऐसे ही 4-10 का कॉम्बिनेशन भी कोई खराब नहीं है, 4-10। क्योंकि यहाँ पे भी दोनों जो आपके नंबर बनेंगे वो जो है स्क्वायर हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 3-11 में लाभ हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा आपको प्रयत्न करना होगा उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, और उससे किसी तरीके का आपका फुलफिलमेंट पाने के लिए। 3-11 बहुत खराब नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन 3 का मतलब आप समझते हैं आपको कोशिश बहुत करना पड़ेगा, और 11 का मतलब है कि तभी जाके आपका विशेष फुलफिल होगा। अंडरस्टैंडिंग बढ़ना चाहिए, फ्रेंडलीनेस आप दोनों के बीच होना चाहिए उस रिलेशनशिप को कैरी करने के लिए। लेकिन 6-8 का मतलब हो गया एक दूसरे का जानी दुश्मन, है ना, एक दूसरे का बहुत बड़ा दुश्मन। 6 और 8। तो आपने देखा चंद्रमा का भी जो राशि वाला रिलेशन है वो भी 6-8 है। जो नक्षत्र को आप पढ़ रहे थे वो नक्षत्र भी 6-8 बता रहा है, या जो लग्न का स्वामी है वो भी 6-8 का रिलेशन बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपका लगन जो है, जैसे यहाँ पे लगन है वृषभ, और दूसरे का वहां से कौन सा लगन हो जाएगा, अगर मैं 6 का रिलेशन बताऊं तो तुला, Yes, sir. है ना। लेकिन ये उतना डेंजरस नहीं है। लेकिन अगर मानो आपका चंद्रमा वृषभ में है और दूसरे का चंद्रमा तुला में है, तो कौन सा रिलेशन बन गया? 6, अब sir. 6-8 का सीरियस रिलेशन बना गया। मेंटल कंपैटिबिलिटी होगा ही नहीं। आप कहोगे सर यहाँ तो राशि स्वामी सेम है, वीनस ही है दोनों का स्वामी। एक बैलेंस चाहेगा और एक जो है बिल्कुल बैलेंस नहीं चाहेगा, उसे राजा की तरह ट्रीटमेंट चाहिए, महारानी का घर है, सेकेंड हाउस, एफ्लुएंस चाहिए उसे, बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट चाहिए, हर कोई तारीफ करे, हर कोई उसके बारे में बात करे, उसका पर्सनालिटी अव्वल दर्जे का हो। और दूसरा हमेशा बैलेंस। एक में चंद्रमा जो है एग्जल्टेड होता है, यानी उसका एनवायरनमेंट चंद्रमा को सुहाता है। दूसरे में शनि जो है वो एग्जल्टेड होता है, यानी उसका एनवायरनमेंट शनि को सुहाता है। तो सोच लो, ये दोनों एनवायरनमेंट कभी सेम हो सकते हैं क्या? जब आपका चंद्रमा का जो स्वामी है वो भी शुक्र है और शनि का जो स्वामी है वो भी शुक्र है, तो आपको भी पता है कि चंद्रमा शुक्र के कौन से साइन में एग्जल्टेड होता है और शनि कौन से साइन में एग्जल्टेड होता है। तो इसीलिए आप समझ जाओ कि चंद्रमा अगर इस तरीके का कॉम्बिनेशन बना रहा है, मेल चार्ट में वृषभ राशि में है और फीमेल चार्ट में आपका जो है लिब्रा साइन में है, या उल्टा है, मेल चार्ट में लिब्रा में है और चंद्रमा जो है फीमेल चार्ट में वृषभ का है, तो 6-8 वाला सीरियस कॉम्बिनेशन है ये। एक के अंदर शनि वाला गुण रहेगा और एक के अंदर जो है चंद्रमा का एक्सल्टेशन रहेगा। नेचर यही है, एनवायरनमेंट वही है। एक को शनि
जो है बहुत लाइक करेगा और दूसरे को चंद्रमा लाइक करेगा। तो आप बताओ, एक दुखी इंसान के साथ एक नेचुरली खुश रहने वाला इंसान कैसे खुश रहेगा? आप कहोगे सर अभी तो थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे नेचुरल रिलेशन होता है उनके बीच, बन जाता है, क्योंकि चंद्रमा 8 नंबर साइन में डेबिलिटेटेड होता है, चंद्रमा 2 नंबर साइन में एक्जल्टेड होता है। तो जब इन दोनों का चार्ट ऐसा हो जाए तो सम सप्तक वाला स्थिति है। लेकिन जब वो वीनस के दूसरे साइन में रहे तो इसको 6-8 वाला स्थिति कहेंगे, जो कभी भी ठीक नहीं है। तो आप ये गुण मिलाने से पहले ना इनको मिला लो कि जी इसके पर्सनालिटी कैसे मैच कर रहा है। तो आपको मैंने बताया था जो सूत्र वही काफी है कि किसी भी हाउस का रिजल्ट उसमें बैठा हुआ प्लैनेट बहुत स्ट्रांगली देता है। अभी आप देख लो, मैं कहूंगा कि दोनों के बीच जो प्यार करने के लिए टेंडेंसी होगा, लव रिलेशनशिप, कोई रिलेशन में आप एक दूसरे को कितना चाहते हो, उसका प्राइमरी हाउस कौन सा है? 5th हाउस। 5th हाउस। और कालपुरुष कुंडली में हाउस कौन सा है? लियो। इस चार्ट में उसका स्वामी कौन है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। प्राइमरी हाउस का जो स्वामी है वो मरकरी है, और जो लियो कहते हैं उसका हमेशा स्वामी सेम होता है, वो होता है आपका सूर्य। तो मैं कहूंगा कि हाँ जी, एक दूसरे के लिए इनका अगर हम चार्ट देखें तो जो प्यार वाला रिलेशनशिप है उसको कहाँ से स्टडी करेंगे? तो सिर्फ आप कहोगे सर ने कहा था हाउस के बारे में पहले ध्यान देना चाहिए, और 5th हाउस जो है प्राइमरी हाउस है। तो मैं एक बार देख लिया, यहाँ पे मैंने देखा कि 5th हाउस को इन्फ्लुएंस करने वाले 3 प्लानेट हैं, जुपिटर भी है, सूर्य भी है और बुध भी है ना। अब मैं हाँ सर। कहूँगा कि एक बार मैं जाके देखता हूँ दूसरे के लिए क्या कंडीशन है। तो हमने ऐसे जाके देखा, अब हमने 5th हाउस देखा, जुपिटर का साइन है ना, हाँ या नहीं? यस यस। जुपिटर का साइन है, और जुपिटर जो है अपने साइन से 4th दूरी पे है, यानी जो खुशियों का कारक है। वो अच्छा जगह पे तो नहीं है, लेकिन अगर मैं भावत भावों का प्रिंसिपल देखूंगा या मैं समझने के लिए कोशिश करूंगा कि प्यार के बदले आपको कितना खुशी मिलेगा, तो जुपिटर दिलाएगा आपको, इजंट इट? Yes, sir. क्योंकि वो वहां से 4th हाउस में है, 5th हाउस से 4th में है, और जो हाउस प्राइमरी लव हाउस का लॉर्ड है वो अपने से 4th में है। तो जुपिटर का 4th होना ठीक है, लेकिन आप देखो यहाँ पे वो फिर मरकरी के साइन में आ गया, बाधक के साइन में आ गया, उसके बाद जो है 8th हाउस में आ गया। तो तमाम चीजों को आपको देखना होगा, है ना। लेकिन बाकी दोनों का क्या हालत हुआ? जो आपका मरकरी था वो कहाँ चला गया? 8 में। वही एक के चार्ट में हमने देखा कि 5th का स्वामी जो है 5th हाउस में ही है, दूसरे के चार्ट में हमने देखा वो जो स्वामी है मरकरी, यहाँ पे उस मरकरी का क्या कंडीशन है? वो जो है 5th हाउस से 8th में चला गया, है ना। 5th हाउस से 8th यस। में चला गया, मरकरी वाणी का कारक है। तो जो स्पाउस के बारे में आप बात करना चाहते हो, एक्चुअल में जब प्यार का बात करना चाहो या उसको डिस्कस करना चाहो 5th हाउस का इम्पैक्ट क्या है, तो पता चला मरकरी जो है 8 दूरी पे है। कितना दूरी पे है? 8 दूरी पे सर 5th हाउस से। मरकरी से मरकरी 8 दूरी पे है, यानी वहां पे तो हमने ये बात किया कि भाई 5th हाउस जो है लव का हाउस है, और उस पे मरकरी बैठा हुआ है, अपने ही साइन में बैठा हुआ है। सेम मरकरी का यहाँ पे कंपैटिबिलिटी देखोगे तो 8 में चला गया। तो आप ना बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स पे देख सकते हो कि कैसे कंपैटिबिलिटी है। सबसे बड़ा कंपैटिबिलिटी है सन और मून के टर्म पे, क्योंकि सन हमारा आत्मा है और मून जो है हमारा मस्तिष्क है, माइंड को रिप्रेजेंट करता है ना। तो इसीलिए पूरा मैरिज जो है मून के ऊपर बहुत फोकस करता है। तो आप क्या करोगे एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से? क्योंकि आप किसी को ऐसे एक एडवाइस नहीं दे रहे हो जी आप जाओ जी शादी कर लो, क्योंकि उसका जिंदगी का डिसीजन है। आपको नहीं आता तो बिल्कुल जो है मैच मेकिंग करो ही मत। आपको पता है कि हाँ जी इस ऐप में आ जाएगा और उसमें से पॉइंट देख लूंगा, 28 पॉइंट हो जाएगा, 27 पॉइंट हो जाएगा, तो पता चला आप जिंदगी में सबसे बड़ा ब्लंडर करोगे। वो मैथमेटिकल पॉइंट जो है ना उसको स्टडी करना होता है, सिर्फ वो पॉइंट देख के आप कुछ भी नहीं बता सकते। मंगल दोष नहीं है, कंपैटिबल चार्ट है, सारे गुण मिल रहे हैं, और पता चला दूसरे दिन डिवोर्स के लिए फाइल कर रहे हैं।
आपको देखना होगा कि उनका नेचर किस तरीके का है, लगन किस तरीके का है, लगन में जो प्लानेट बैठे हुए हैं वो किस तरीके का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, एक दूसरे से उनका स्थिति देखो। फिफ्थ हाउस दोनों में क्या रिलेशनशिप है, स्ट्रांग होगा या वीक होगा, उनके फिफ्थ लॉर्ड बताएगा। यहाँ का फिफ्थ लॉर्ड 8th में बैठा हुआ है, दूसरे का फिफ्थ लॉर्ड मरकरी है, यहाँ का फिफ्थ लॉर्ड जुपिटर है, नॉट कंपैटिबल। तो इनका जो है शुरू में रिलेशनशिप धीरे धीरे प्रोग्रेस करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। बाधक का एक प्रिंसिपल मैंने बोला था, जो भी प्लैनेट बाधक बनते हैं वो हमेशा डिलेड रिजल्ट देते हैं। जो रिजल्ट आपको चाहिए उसमें बाधा, तो बाधा क्या होता है, आप 100 मार्क चाहते हो, आपको 40 मिल रहा है, पास होने के लिए 50 चाहिए, आपको 3 बार एग्जाम देना पड़ रहा है, आपको आज ही पैसा चाहिए, आपको 6 महीने के बाद पैसा मिल रहा है। तो डिले एक तरीके से बाधा है, कोई पर्टिकुलर रिजल्ट को नहीं पाना, बार बार कोशिश करना, टाइम नष्ट करना, वो आपका मेहनत खराब हो जाना, ये सारे बाधा है। और बाधक रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांगली काम करता है। तो आप पहले तो लगन को देख लीजिए, स्टडी कर लीजिए, चंद्रमा का स्थिति को देख लीजिए, स्टडी कर लीजिए। उसके बाद आप देखिए कितने पॉजिटिव पॉइंट्स आप पा रहे हैं। शत्रु किस टाइप का है, कहां से पता चलेगा, हमारा जो शत्रु है वो छठा हाउस है। तो आप देख लो मंगल का यहाँ पे शत्रु कौन है, मंगल खुद ही है, अपना ही गुस्सा या अपना ही जो किसी तरीके का सीक्रेट सोच है वो आपका दुश्मन बन सकता है, आपका खुद का प्लान आपका दुश्मन बन सकता है। कई बार आप गलत प्लान करके टाइम वेस्ट करोगे, पैसा वेस्ट करोगे, फिर पछताओगे, नहीं जी मुझे ऐसे प्लान करना नहीं था। इसीलिए मंगल वाले जो हैं हमेशा पछताते हैं, पहले कर देते हैं और उसके बाद फिर पछताते हैं, फिर बहुत ज्यादा दिन पछताते नहीं, क्योंकि मंगल एक फास्ट प्लानेट है, उसका फिर से स्थिति वही बन जाता है, फिर से दोबारा मिस्टेक कर लेगा, फिर दोबारा पछताएगा। शनि नहीं करने के लिए पछताता है, आज करूंगा, कल करूंगा, 2 साल बाद करूंगा, 2.5 साल बाद करूंगा, और 2.5 साल कभी आते ही नहीं है। शनि कभी अपना एक्शन स्टार्ट ही नहीं कर पाता है, मंगल एक्शन को स्टार्ट करके फिर से रिस्टार्ट कर देता है, फिर रीस्टार्ट कर देता है, और फिर बाद में पछताता है। तो पैटर्न में बैलेंस चाहिए। तो इसीलिए देखना, जो एक दूसरे के दुश्मन प्लानेट हैं, जो एक्सल्टेशन और डेबिलिटेशन वाले रिलेशनशिप वाले प्लानेट हैं, वो सारे एक दूसरे का पार्टनर भी बनते हैं। और पार्टनर बनने का एक्चुअल पर्पस यही है, आपको जो चीज नहीं आता है, आप जो चीज ठीक से नहीं कर सकते हो, आपका पार्टनर उस अधूरापन को पूरा करेगा। दोनों सेम क्वालिटी के हैं तो कभी भी अच्छा पार्टनर नहीं बनेंगे, सेम क्वालिटी। तो कैसे पता चलेगा, आपका मानो जो लगन है, आपके स्पाउस का भी लगन वही है, तो क्या आपका क्वालिटी सेम हो जाएगा, हाँ या नहीं, दोनों का लगन सेम है, क्या क्वालिटी सेम हो जाएगा। सर अगर लगन सेम है और नक्षत्र अलग है सर, फिर अलग मानेंगे कि सर मतलब नहीं मानेंगे? मानेंगे, क्वालिटी बदल गया ना। आपका लगन जो है 4 डिग्री एरीज का है, स्पाउस का लगन जो है 16 डिग्री एरीज का है। अब तो आके नक्षत्र स्वामी बदल गए, आपका नक्षत्र स्वामी केतु बन गया, दूसरे का नक्षत्र स्वामी जो है शुक्र बन गया, हाँ या नहीं। यस सर। यस सर। उसके बाद पता चला आपके लगन में आके चंद्रमा बैठा हुआ है और दूसरे के लगन में आके जो है मंगल बैठा हुआ है, तो आपका चंद्रमा और मंगल का भी रिलेशन देखोगे। पर्सनालिटी ऐसे थोड़ी चेंज हो जाता है एक ही लेयर में, तब तो दुनिया में 12 तरीके का पर्सनालिटी होते, सिर्फ राशि के बेस पे अगर पर्सनालिटी बनता तो। राशि पहला लेयर है, नक्षत्र दूसरा लेयर है, उसमें बैठा हुआ प्लानेट तीसरा लेयर है, आपके लगन का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है वो चौथा लेयर है, लगन का नक्षत्र स्वामी कहाँ बैठा है पांचवा लेयर है, उप नक्षत्र स्वामी कहाँ बैठा है छठा लेयर है, दशा कौन सा चल रहा है सातवां लेयर है, अंतरदशा कौन सा चल रहा है आठवां लेयर है। भाई एक इंसान के अंदर हजारों तरीके के गुण होते हैं, दोनों का वृषभ राशि है, एक जो है प्रधानमंत्री है और दूसरा जो है गांव के सड़क साफ कर रहा है। दोनों का इतने बढ़िया स्ट्रेटेजिक पोजीशन में प्लैनेट्स हैं कि एक अंबानी है और दूसरे का तनख्वाह जो है 3 तारीख को खत्म हो जाता है। ये लेयर का ही डिफरेंस है ना। और हम लोग क्या करते हैं, ऊपर सुपरफिशियली देख लेंगे, अरे भाई दोनों वृषभ राशि हैं, ये तो एक एक वाला कॉम्बिनेशन हो गया, चंद्रमा इसके भी वृषभ में है उसके भी वृषभ में है,
लेकिन पता चला एक का जो चंद्रमा का स्वामी है सूर्य है तो दूसरे का राहु भी है, ऐसा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। क्योंकि हमें पता है पहले तीन तो आपके प्लैनेट बन जाएंगे जो नक्षत्र स्वामी बनते हैं, केतु बन जाएगा, शुक्र बन जाएगा और सूर्य बन जाएगा। तो सेम ही राशि में पता चला केतु और सूर्य का कॉम्बिनेशन हो गया। ऊपर से केतु जो नक्षत्र स्वामी है वो जाके 8 नंबर घर में बैठा हुआ है, सूर्य जो नक्षत्र स्वामी है वो जाके 12 नंबर में बैठा हुआ है। तो आपको देखना पड़ेगा बड़ा आराम से, किसी का मैच मेकिंग मत कर देना। लाइफ में जब भी पैसा लगाते हो, किसी के साथ दोस्ती करते हो, जब भी मौका मिले थोड़ा सा उसका चार्ट देख लो, उसके नेचर के साथ चार्ट को मिलाओ। बाद में पछताना नहीं है, पहले से ही व्यवस्था कर लो, हाँ जी ये लॉन्ग टर्म दोस्त बनेगा। सिर्फ अपना इंट्यूशन से, सिर्फ अपने मिसअंडरस्टैंडिंग से लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये जो रिलेशनशिप हैं, ये जो आपके एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस हैं, ये आसान चीजें नहीं है। ये जो है एक्चुअल में आपको डिफरेंट लेयर्स को देखना होगा। सिर्फ सुपरफिशियली बड़े आराम से आप कह दोगे चंद्रमा नवम पंचम कंडीशन कर रहा है, पता चला राहु का दशा चल रहा है, क्या कर लेगा चंद्रमा? क्योंकि मैंने साथ में ये भी बोला है समय सबसे बलवान होता है। आपको लग रहा है आपके चार्ट में बड़े अच्छे प्लैनेट्स हैं, लेकिन दशा के जो प्लैनेट है वो 6, 8 और 12 नंबर घर को इंडिकेट कर रहे हैं, खराब होगा रिलेशन। शादी 7 नंबर का है, 6 नंबर का प्लैनेट एक्टिव है, शादी को खराब करेगा। आपके कोई पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट का बात चल रहा है, 12 नंबर घर एक्टिवेट है, आपका पर्सनालिटी खराब होगा। आपका भाग्य में वृद्धि का बात चल रहा है, 8 नंबर एक्टिव है, आपके भाग्य खराब हो जाएगा। वो कौन करेगा एक्टिव? दशा। तो इसीलिए जितने लेयर्स में कहा हूं उन सबको आपको जो है एक एक करके देखना है, लेकिन सबसे पहला रैंक देना है कि कौन सबसे पावरफुल है। तो लगन का स्वामी बहुत पावरफुल है, चंद्रमा बहुत पावरफुल है। तो इसीलिए लगन का स्वामी पावरफुल हुआ तो उनके बीच क्या रिलेशनशिप है देख लो, है ना। और अगर चंद्रमा बहुत पावरफुल है तो आपके चंद्रमा का राशि पोजीशन देख लो, डिग्री देख लो, चंद्रमा के आसपास कौन है देख लो, आपको कई पॉजिटिव चीजें दिखाई देंगे। और जब पॉजिटिव चीजें दिखाई देंगे तो आप जो है बहुत बढ़िया मैच मेकिंग कर सकते हो, बना सकते हो, है ना। लाइफ में जो पैटर्न होता है ना उसको स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मैं खुद का कभी मैच मेकिंग किया नहीं था, लेकिन आज हम उसको भी देख लेते हैं। आपके हिसाब से कितना पॉइंट मिलना चाहिए 36 में से? आप मेरे से, मेरे बारे में काफी 18 कितना मिलना चाहिए? 34 sir, sir. average 18 हाँ जी, अभी तो कितने सारे आपके जो है रिप्लाई आ जाएंगे, देखेंगे एग्जैक्टली कितना, मुझे भी पता नहीं है कितना है ना। 34 sir. तो हम जो है एक बार खाली वो देखते हैं कि क्या कंडीशंस है। सो मैच 31 आया सर। क्या बात है सर, कांग्रेट्स। कंग्रेट सर। ठीक है। तो हमें भी पता था कि हाँ जी पहले तो हम देख लेते हैं कि भाई ये क्या जो है कॉम्बिनेशन है। तो जो आप इसको स्टडी करने के लिए जाओगे तो आपने नंबर ले लिया, हाँ जी ये ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे अभी सेम कुंडली को एनालाइज करेंगे कि हाँ जी कंपैटिबिलिटी जो हम देख रहे हैं वो किस तरीके का है, लगना देखते हैं। ठीक है। तो मैंने यहां से गया और मैं अपना लगना देखा और उस पे भी मैं सब में सीधा गया। तो बताओ लगना लॉर्ड कौन है? मार्स, मंगल। और नक्षत्र स्वामी कौन है? मर्क्यूरी। मरकरी। तो मैं फोकस करूंगा सिर्फ मंगल और मरकरी के ऊपर, पहला स्टेज में मंगल और मरकरी। इधर आप देखो दूसरे में मैं अपना देख लिया, मैं अभी क्या करूंगा, मैं जो है स्पाउस के लिए भी देखूंगा। और ये तरीका मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप आगे यूज करोगे। हाँ बताओ, स्वामी कौन हो गया? शनि। सेकंड शनि। शनि।
और जो नक्षत्र लॉर्ड है वो कौन होंगे? सन। तो आप देख लो वहां पे क्या आ रहा था, मंगल और मरकरी। शनि। और इधर आप ओह, देखो शनि और सूर्य, है ना, विरोधाभास है मंगल और शनि के बीच। सूर्य और आप मरकरी को ले सकते हो, हाँ इन दोनों के बीच कॉम्बिनेशन अच्छा है। तो नक्षत्र लेवल पे चीजें सही है, लेकिन पॉइंट देखिए कितना था, 32। हाँ सर 31.5। 32 यानी 96%, 90% गुण मिल रहा था। अभी मैं क्या करूंगा, लगन को स्टडी करूंगा। कोई प्लानेट बैठा हुआ है? नो सर। नो सर। नहीं। और वहां पे आप जाके देखिए जो मेरे प्लानेट में होगा, तो आप शुरू में देखिए वहां पे सूर्य और बुध बैठे हुए हैं, है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो आप जब देखोगे कि शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन आ रहा है, मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन आ रहा है, लेकिन आप देख लो सूर्य और बुध एक साथ बैठे हुए हैं लगन में, इजंट इट? हाँ यस सर। नक्षत्र लेवल पे कॉम्बिनेशन आ गया हाँ सर। भाई। जो आपके नक्षत्र स्वामी है और जो उनके नक्षत्र स्वामी है, दोनों आके एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, इसका यस। मतलब है पर्सनालिटी में वो इंटरेक्शन शो होगा। आप कहीं ना कहीं पे एक दूसरे के साथ लाइफ लॉन्ग भी रह सकते हो, क्योंकि नक्षत्र लेवल पे कनेक्शन आ रहा है, दोनों का नक्षत्र सेम जगह पे आके बैठा हुआ है, सेम राशि पे आके बैठा हुआ है ना। अब हम क्या करेंगे, 7 नंबर भी देख लेंगे। तो 7 नंबर देखो, चंद्रमा हो गया ये, मून, है ना, मेरा में यस मून सर। है। अभी मैं यस चंद्रमा सर। के राशि से चंद्रमा का राशि को देखूंगा, तो 2 नंबर याद रखिए जो मून वाला है। अभी यहाँ पे देखिए चंद्रमा कहाँ पे है, हाँ जी, 11। एक्वेरियस कुंभा। अब काउंट करिए कितना होगा। 4 10 हो गया। आपका टॉरस। 4 और 10 हो गया, 4 और 10। भाई चंद्रमा के राशि से चंद्रमा का राशि, मेल चार्ट से फीमेल चार्ट काउंट हाँ करोगे सर 4। तो हाँ फोर सर एंड 4 टेन एंड 10। अच्छा यस है। सर। तो इसका हाँ मतलब नो। है जो नंबर आपका वहां पे मिल रहा था 32, ये उसको भी शो कर रहा है। जब आपने देखा दोनों का नक्षत्र स्वामी, तो सूर्य बुध बहुत ही कंपैटिबल प्लैनेट्स हैं, बुधादित्य योग बनाते हैं। सूर्य और बुध, एक का नक्षत्र स्वामी दूसरे का नक्षत्र स्वामी, मेल चार्ट में एक ही साथ बैठे हुए हैं। और फीमेल चार्ट में देखो बुध और जो है सूर्य का क्या स्थिति है बताओ, द्विद्वादश, है ना, एक दूसरे से हाँ 2 और 12 के डिस्टेंस में है। हाँ सर। यस सर। तो बुध से सूर्य आगे है, जो सूर्य को रिप्रेजेंट कर रहा है प्लानेट। तो यहाँ पे देखो सूर्य किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, किसका नक्षत्र स्वामी था सूर्य, आपको अगर याद होगा तो शनि के साथ सूर्य लिखा हुआ था, है ना। यानी मेरे वाइफ का जो नक्षत्र स्वामी था वो सूर्य था। यहाँ पे देखो वाइफ का ही चार्ट खुला हुआ है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको रिमाइंड हो जाए, है ना। यस सर। नक्षत्र स्वामी सूर्य है। यस सर। तो आप देखो, अब ये जो कॉम्बिनेशन है सूर्य और बुध, तो आगे कौन है, सन। तो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है बुध से दूसरे में। और दूसरा जो नक्षत्र स्वामी है, जो मेरा नक्षत्र स्वामी है, वो कहाँ पे है, सूर्य से पीछे, पीछे। है ना। तो कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, एनीबॉडी कैन से। आगे वाला पॉजिटिव, पीछे वाला नेगेटिव, बिकॉज इट्स 12th। बहुत बढ़िया, 12th वाला फॉर्मूला जिसके ऊपर केपी एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है। सूर्य अच्छा, मरकरी उतना अच्छा नहीं। तो मेल चार्ट मरकरी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मेरा वाला चार्ट है, फीमेल चार्ट सूर्य को। तो अल्टीमेटली जब रिलेशनशिप अच्छा होगा तो ये सूर्य काम करना शुरू करेगा, सूर्य जो है पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लेकिन दोनों 2 12 का रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो जब मैरिज होगा तो इनके बीच एक्चुअल में इंटरेक्शंस होगा, वो अच्छा नहीं होगा। आपको ये तमाम चीजें देखना पड़ेगा। अब हम बताएंगे दशा, क्योंकि टाइम का भी खेल है। तो बताओ 2009 में शादी हुआ था, तो कौन सा दशा चल रहा है यहाँ पे, शनि और सेकंड मंगल। शनि और मंगल, है ना, शनि और मंगल। तो आप डेट के हिसाब से भी जाओगे तो शनि मंगल और बुध का दशा चल रहा है ना। वाइफ के जो ओके। दशा चल रहा है, शनि मंगल और बुध का दशा चल रहा है। और जो मेरा दशा चल रहा था उस पे भी आप जाके देखो, क्योंकि मैंने बोला कि दशा भी जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
आपके टाइम जो है डिसाइड करेगा आपके कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। पता चला आपका चंद्रमा चाहे जितना स्ट्रांग हो, वो दशा जो है अपने हिसाब से आपको इन्फ्लुएंस करेगा। तो आप देखो क्या कॉम्बिनेशन है, 2009, राहु और मंगल, है ना। yes sir, एक में Yes, शनि sir. और मंगल, एक में राहु और मंगल, और पूरा एग्जैक्टली इन्होंने अपना काम किया। ठीक है, उसमें कोई दोहराए नहीं है। तो 32 पॉइंट वाला बात, मंगल का इफेक्ट, राहु का इफेक्ट, सैटर्न का इफेक्ट, ये जो है आप अगर समझ गए तो आप कईयों का जिंदगी जो है ठीक कर दोगे, ना तो अपना जिंदगी ठीक कर दोगे। ये अपने हिसाब से काम करेंगे। देखो राहु मंगल और शनि, मैरिज डेट जो था वो था 4/6/2009, है ना। तो आप जब इन चीजों को देखोगे तो चीजें जो है धीरे 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 ठीक होते हैं। अब मानो शुरुआत जो भी हुआ, अभी कोई कहेगा चलो अभी स्टडी करते हैं कि अभी क्या चल रहा है, तो हम देख लेते हैं, अभी का भी स्टडी देख लेते हैं। तो अभी 2025 है ना। जुपिटर राहु Jupiter राहु, में कौन चल रहे हैं, देख के बताओ। जुपिटर Venus, राहु और शुक्र, ठीक है, जुपिटर Venus, Venus, और sir. वीनस। और दूसरे में जैसे ही देखोगे तो वहां पे भी आपको पता चलेगा कि वहां पे भी क्या कॉम्बिनेशन हो रहा है। देख लेते हैं, जुपिटर राहु और वीनस वाला कॉम्बिनेशन था, और अभी जो आपका चल रहा है यहाँ पे मरकरी राहु, और जो है आपका Saturn, मरकरी राहु और Guru, जुपिटर है। 27 Guru, दो sir. हो गया। तो राहु जुपिटर आ गए, जुपिटर राहु दो दो बार रिपीट हो रहे हैं, तो दिस इज ए गुड कंपैटिबल पीरियड, है ना। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको भी, आपका लाइफ का कंपैटिबल पीरियड, इनकम्पैटिबल पीरियड परफेक्टली याद होगा, है ना। और लेडीज को तो याद रहता है, हस्बैंड ने कब क्या कहा था, 5 साल पहले किस बात हुआ था, दे रिमेम्बर एवरीथिंग, है ना। तो इसीलिए हर कोई जो है अपना अपना चार्ट देख ले। तो आप अगर देखें कि आपका जो है प्लैनेट्स उतना ज्यादा सपोर्टिव नहीं है, दशा सपोर्टिव है, तो आप जो है अपने लाइफ को सही डायरेक्शन में ले सकते हो। आपने देखा आपका दशा सपोर्टिव नहीं है लेकिन प्लैनेट सपोर्टिव हैं, तो आप लड़ाई करने के बाद फिर से परिस्थिति सही कर लोगे, क्योंकि प्लैनेट्स अपना काम एंड में कर ही लेते हैं। सर जैसे फिल्मों के एंड में चीजें सही हो जाता है, प्लैनेट्स हेलो अच्छे हैं तो सही हो जाएगा। हाँ जी। सर, जुपिटर और बुध तो वैसे एनिमी है, तो मतलब एमडी महादशा के हिसाब से सही है क्या? जुपिटर राहु है, दोनों का जो प्लान सेम है ना। नहीं, जुपिटर और बुध था ना अभी। नहीं, जुपिटर राहु वाला जो है रिपीट हो रहा था 2 बार, और बीच में आपके एक प्लानेट आ रहा था, है ना। एक अच्छा, में विनस आ मतलब रहा था, आपको याद महादशा होगा। कैसे कैलकुलेट करे? जैसे कोई का, किसी का गुरु का चल रहा है, किसी का बुध का चले, तो मतलब कंपेटेबल होगा, कैसा रहेगा? मैंने तो अभी जो है आपको जो दिखाया एग्जाम्पल में, क्या दिखाया। नहीं नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ सर, नहीं एग्जाम्पल वो तो तो ठीक बताओ। है, मैंने अभी अभी दिखाया क्या, मैं उसके पीछे आप हाँ, जो पूछे उसका आंसर एक देने में के था बाद। जुपिटर राहु, एक में बुध राहु था। ठीक है, राहु आ रहा था और जुपिटर जो है प्रत्यंतर दशा में आ रहा था, इजंट हाँ। इट। और हम्म। दूसरे में जो है जुपिटर का दशा, राहु का अंतर्दशा आ रहा था, और वीनस का हम्म। प्रत्यंतर दशा, इस तरीके से आ रहा था, ठीक है ना। यानी 3 जो मेन दशाएं हैं उसमें हम्म। राहु और जुपिटर वाला कॉमन थे, अलग अलग जगह पे थे लेकिन उनका इम्पैक्ट था। बात समझ रहे हैं। फिर उसके ओके। बाद भी अगर कोई पूछेगा कि सर दोनों चार्ट में ये कैसे काम कर रहे हैं, तो फिर मैं तीसरे लेयर पे जाऊंगा, मैं दिखाने के लिए कह दिया कि चलो दशा कंपैटिबल है, क्योंकि ये हम्म। डायरेक्टली किसी का जुपिटर और राहु चल रहा है, XYZ का भी जुपिटर राहु चल रहा है, तो दे आर मोर और लेस कंपैटिबल, सेम साथ में है। लेकिन अगर आपको डिटेल्स में जानना है कि किस तरीके का रिजल्ट देंगे, तो आपको फिर उनका जो है लॉर्डशिप को देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे बताओ, जुपिटर कौन कौन से हाउस का लॉर्ड है। 3rd and 12th। 3rd and 12th, इज इट गुड। No, sir. no sir, नो। नहीं है। अब राहु कौन से हाउस का लॉर्ड है। fourth, Fourth. तो राहु जिस साइन में रहता है उसी के स्वामी की तरह बिहेव करता है, 4th का लॉर्ड है। अब यहाँ पे देखिए दूसरे में सेम जुपिटर को देखना है, तो आपको पता चलेगा जुपिटर किसका स्वामी है। Second and fifth. Second and second, fifth. सेकंड
एंड फिफ्थ, fifth. है ना। और अभी जुपिटर किसका रिजल्ट देगा अगर एंड में है, दशा का एंड में, क्योंकि जुपिटर राहु का मतलब दशा का एंड है ना। फिफ्थ तो का फिफ्थ इज ए गुड हाउस, Yes, sir. उसी हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है। नेचुरल चार्ट में केतु बैठा हुआ है, केतु जुपिटर इज वेरी गुड, तो राहु अकेला पड़ जाएगा। ऐसे भी राहु कमजोर हो जाता है जब भी 12 साइन में आता है। अब ये भी प्रत्यंतर दशा और जो आपका राहु का गोचर उसी राशि में हो रहा है, इजंट इट। Yes, sir. तो सारी चीजों को देखना पड़ता है वो डिटेल्स में जाने के लिए। लेकिन ओवरऑल अगर आपके लॉर्डशिप सेम है तो उस दशा में वो प्लैनेट के बीच जैसे भी वो कंपैटिबल बन जाएगा। हो सके आप दोनों सेम टाइप का प्रॉब्लम फेस करोगे, हो सके आप सेम टाइप का अच्छा स्थिति को फेस करोगे, क्योंकि आपका दशा उन्हीं दोनों का चल रहा है, उनका इन्फ्लुएंस रहेगा ही रहेगा। लेकिन आपके चार्ट में फिर सीरियस लेवल पे जब जाके आप देखोगे तो पता चला आपका कोई उसमें से बाधक है, कोई आपका योग कारक है, कोई आपका मैलेफिक है, फंक्शनल मैलेफिक, क्योंकि जुपिटर भी फंक्शनल मैलेफिक बन सकता है, इजंट इट। यस सर। लेकिन दशा सेम हो गया का मतलब है कि आप दोनों एक्चुअल में उन ग्रहों के वजह से किसी ना किसी वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े रहो। बहुत ज्यादा खराब स्थिति नहीं है अगर वो कोई ऐसे हाउसेस में है 6 नंबर में 8 नंबर में, उनके साथ सारे नेगेटिव प्लैनेट्स हैं या गोचर में आ गए हैं, तब तो अलग बात है। अदरवाइज ओवरऑल थिंग्स आर गुड। किसी का भी मंगल का दशा चल रहा है, जुपिटर का अंतर्दशा चल रहा है, ऐसे दो लोगों को मिला दो, उनके बीच ऑटोमेटिक दोस्ती हो जाएगा, चाहे मंगल कोई भी लॉर्ड हो और चाहे जुपिटर कोई भी लॉर्ड हो। क्योंकि वो जो प्लैनेट का नेचर है ना, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वो प्रॉब्लम को डील करने के लिए बात कर लेंगे, समझौता कर लेंगे आपस में। देखो भाई तुम्हारा तो सही है, तुम 5th और 9th के लॉर्ड हो, लेकिन मेरे में तुम 12th के लॉर्ड हो, खर्च बहुत ज्यादा होगा, थोड़ा संभाल लेना। तो ज्ञान भी आ जाएगा 9th वाला, 5th का मतलब क्रिएटिविटी भी आ जाएगा, कुछ कमा भी लेते हैं, तो आप मैच कर लो। लेकिन पता चला शुरू से ही आपका शनि जो है अंतर्दशा लॉर्ड है और दूसरे का मंगल है, लड़ोगे आप। लेकिन ये आपको एस्ट्रोलॉजी बताता है कि लड़ोगे, बट दैट इज नॉट द कंक्लूजन। वो हम लोग बताते हैं भाई मंगल है और शनि है तो लड़ोगे। क्यों? इंजीनियर क्यों नहीं बनेगा मंगल और शनि है तो? वो भी करेगा। कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं करेगा? मैकेनिक क्यों नहीं बनेगा? हम अपने एनर्जी को क्या करते हैं, फ्लो में छोड़ देते हैं। जैसे नदी में आप अपने आप को छोड़ दिए, आपने तैरने का कोशिश नहीं किया तो नदी कहाँ लेके जाएगा आपको? हाँ जी, अपने बहाव के साथ। अपने बहाव के साथ। तो समय भी ऐसे ही करता है, जब आप कुछ नहीं करते हो उसके बहाव के साथ चले जाते हो। लेकिन जब आप सर पैर लगाते हो, हाथ पैर मारते हो, स्विमिंग करने का कोशिश करते हो, तो आपका डेस्टिनेशन अलग होता है। आर यू गेटिंग इट? यस सर। कई बार क्या होता है, बहाव इतना तेज होता है कि आप तैर ही नहीं सकते, फ्लड हो रहा है, बांध टूट गया है, कहाँ बहोगे आप जितने भी तैरो? बुरा टाइम है। कहते हैं जो तैरना सीखता है ना, सीखा हुआ इंसान का डूबने का चांसेस ज्यादा होता है, हाँ या नहीं? यस सर। क्यों? Yes, sir. वो अगेंस्ट द कोशिश करंट करता है। स्विम करेगा। हाँ जी, उसका कॉन्फिडेंस होता है कि वो तैर के इस बार भी जिंदा हो जाएगा, क्योंकि जिंदगी भर तैरा है वो। लेकिन जो तैरना नहीं जानता वो पानी में उतरता ही नहीं है, नहीं उतरेगा तो कहाँ से मरेगा, इजंट इट। मजबूरी में कई बार जो है उतर जाता है इंसान, या कोई धक्का दे देता है पीछे से, वो डूब जाता है। तो इसीलिए जो तैरना जानते हैं वो ज्यादातर डूब जाते हैं, क्योंकि उन्हें पानी में उतर के चेक करना होता है कितना गहरा पानी है, कितना तेज बहाव है। जिसको नहीं आता वो पानी से 100 मीटर दूर रहता है। पहले रहते थे, अब जब से सेल्फी का जमाना आया, वो महामूर्ख भी जाते हैं पानी के किनारे, फोटो उठाते हैं, 2-4 स्वाहा हो जाते हैं। तो इसीलिए जो आपका एवरेज रिजल्ट है एस्ट्रोलॉजर वही बताते हैं, एवरेज रिजल्ट मैक्सिमम केसेस में क्या होगा। और जो कुछ ही लोग होते हैं वो जो है उस रिजल्ट को कैसे बदल सकते हैं उसके भी ट्रिक्स बताते हैं। और जिनको एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल में समझ में आता है वो लोग तैर के जो है सेफ जगह पे चले जाते हैं। तो तीनों के लिए एस्ट्रोलॉजी सेम है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग है ना। जब आप पूछोगे कि जी अगर एक लाइट जलाने के लिए हमें इतना एनर्जी चाहिए और एक छोटे से
2 ग्राम के पत्थर ले लो और उसका पूरा एनर्जी को कन्वर्ट कर दो, तो पता चला वो लाइट जो है 10 साल जलेगा, है ना। 2 ग्राम के पत्थर के अंदर जितना एनर्जी होता है पूरा कन्वर्ट कर दो तो 2 साल जलेगा। तो फिर हम 2 साल में 4,000 5,000 के हिसाब से 70-80 हजार बिजली बिल क्यों देते हैं? हमें तो 2 ग्राम से ही काम कर लेना चाहिए, है कि नहीं? क्यों नहीं करते? क्योंकि वो हमें कन्वीनियंस। पता नहीं है। कन्वीनियंस नहीं, हमें पता नहीं है ना। उसके लिए जो तरीके हैं वो बहुत एक्सपेंसिव है। कोई दूसरा बना दे ऐसा डिवाइस तो पता चला हम इलेक्ट्रिसिटी जो है मंगाएंगे ही नहीं, 2 ग्राम का पत्थर डाल देंगे और 2 साल तक लाइट जलाते रहेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी वो हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है हमारा एनर्जी। सूर्य से जो भी एनर्जी आता है आपके पास वो सारे इसी प्रोसेस से होते हैं, 2 ग्राम पत्थर वाला, है ना। मास को जला के जो एनर्जी मिलेगा वो हमारे पास आते हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। दिन भर हमें वही एनर्जी मिलता रहता है, शाम को हमारा दूसरे पार्ट जो अर्थ का है उसको मिलता है। लेकिन कन्वीनियंस का बात नहीं है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने कभी सोचा ही नहीं, कोई दूसरा करेगा, है ना। अभी कुणाल कामरा का एक वीडियो चल रहा है, उसमें बता रहे हैं हमारे टेक वाले कितना काम करते हैं, टेक्नोलॉजी में हमने क्या बनाए हैं। दूसरे पता चला सैटेलाइट बना रहे हैं, दूसरे जो है AI, चैट GPT, डीप सीक, कितने सारे जो है चीजें बना रहे हैं। हम लोग क्या बनाए हैं? एस्ट्रोसेज, है ना। हमारा सबसे बड़ा टेक्निकल इन्वेंशन जो है एस्ट्रोसेज, हमने कंप्यूटर क्रांति इसी से लाए। तो ऐसा ही है, पहले हमें लगेगा कि हाँ जी ये है, लेकिन सबके लिए कुछ रिजल्ट्स ना कॉमन होते हैं। जो प्लैनेट जिसका दुश्मन है वो जब हमारे लाइफ में ऑपरेट करते हैं तो नियम मानते नहीं है, कहते हैं युद्ध में सब कुछ जायज है, तो उनका वही रूल है। तो आपको उस टाइम में एक का एनर्जी को जैसे भी हो कंट्रोल करना, ये रिमेडी है। राहु और मंगल का चल रहा है दशा, एक्सीडेंट का योग बनता है। बड़े अच्छे स्थिति में आपके चार्ट में राहु मंगल हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन बन गया, तब भी पता चला आपके राह चलते एक्सीडेंट हो जाए, 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, होता है। तो आप देख लेना अपने लाइफ में पीछे का पन्ने उठा के कि राहु मंगल का जब भी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आया था तो क्या एक्सीडेंट हुआ है, क्या रिलेशनशिप खराब हुआ है, क्या आपके सर पे चोट लगा है, तो आपको आंसर मिलेगा हाँ। पता चला ऐसे ही कोई दशा चल रहा है, एक दूसरे का कंपैटिबल दशा नहीं है, शादी हो गया, डिजास्टर है वो। तो यू शुड नॉट रिलाई ऑन ओनली द मैच मेकिंग एंड द ऐप कि चलो जी इतने से इतना गुण मिल गया और शादी हो जाए। You should also find out the fine tuning between Lagna Lord, the position of the moon. मून से कैलकुलेट जैसे कर रहे हो उसी तरीके से कैलकुलेट करो, क्योंकि मैंने आपको बताया था नक्षत्र से नक्षत्र भी रिपीट होता है। जब आपका 120 डिग्री रिपीट हो जाए तो चीजें रिपीट होता है। 4 राशि चले गए तो आपका जो है 5वां राशि का पूरा नक्षत्र सिस्टम एक नंबर के साथ कंपैटिबल होता है। तो देख लो, अगर आपके नक्षत्र लॉर्ड सेम है, बहुत ही बढ़िया। आपका नक्षत्र लॉर्ड सेम होने के वजह से आपका जो 1, 5 और 9 वाला रिलेशनशिप बन जाता है, बहुत ही बढ़िया। आपके पर्सनालिटी को जो इन्फ्लुएंस करने वाले प्लैनेट हैं वो भी 1, 5 और 9 में है, तो आप उसको भी देख लो। तो यहाँ पे देख लो 1, 5, 9 में कौन कौन से प्लैनेट हैं, कौन कौन से प्लैनेट है 1, 5, 9 में? सन, मर्क्यूरी, केतु, मार्स। सन, मरकरी, केतु, मार्स। तो आप अभी जाके दूसरे में भी देख लो कि हाँ जी 1, 5, 9 में कौन कौन से प्लैनेट है, कौन है? कोई नहीं? कोई नहीं है। क्या मतलब हुआ? लग्न लॉर्ड पावरफुल बनेंगे उस ग्रह के, उस दूसरे का हाउस के पावरफुल लिए। बन गया, जिसके चार्ट में सारे प्लैनेट से पावरफुल बन गए, 1, 5 और 9 कैरी कर लेंगे वो रिलेशन। लेकिन अब दोबारा से देखते हैं 1 नंबर लॉर्ड कहाँ गया है? अपने से 11th में। अच्छा है बुरा है? अच्छा है, गेन्स है सर। कर्म अच्छा होगा तो अच्छा होगा, क्योंकि शनि प्राइमरीली कर्म है। बात समझ गए? यही समझना है आपको एस्ट्रोलॉजी में। अपने आप कुछ भी अच्छा नहीं होता, कर्म अच्छा होगा तभी जाके वो अच्छा रिजल्ट देगा। 5 का लॉर्ड कहाँ चला गया? 12th फ्रॉम इटसेल्फ। और वीनस बहुत ही अच्छा है, जब 12th में वीनस जाता है वो अच्छा होता है। आर यू गेटिंग इट? यस सर। जी। भोग कारक प्लैनेट है, अपने से 12th में गया तो
तो आपको लाइफ में बहुत सारी चीजें वीनस रिप्रेजेंट करने वाला चीजें मिलेगा। और वीनस राहु का कॉम्बिनेशन के बारे में मैंने बताया था। नाइन्थ का लॉर्ड का क्या रोल है? It is in the second house in the sign of the first lord. ये छठे हाउस में चला गया अपने से, Yes. isn't it? अब वो भी मरकरी के लिए अच्छा है। यू मस्ट रिमेम्बर एंड अंडरस्टैंड दिस। मरकरी छठे हाउस का नेचुरल लॉर्ड है। मरकरी छठे हाउस में एग्जल्टेड होता है। अपने से छठे में चला गया, अपने फ्रेंडली साइन पे चला गया, बहुत ही अच्छा। बात समझ रहे हो? Yes, sir. जैसे वीनस के लिए कहा वो 12th में चला गया, अच्छा है। वीनस जिस भी पर्टिकुलर साइन से 12th में गया तो आपके आगे वाले हाउस का सारा बेनिफिट वीनस दिलाने का कोशिश करेगा। आप भोग करोगे ही करोगे उन चीजों को जहां से वो 12th में जाएगा, है ना। भोग कारक प्लानेट है, वो आपको भोग कराएगा। अच्छा घर मिलेगा, अच्छा गाड़ी मिलेगा, सब मिलेगा, कभी फेल नहीं होंगे। अच्छे बच्चे मिलेंगे क्योंकि 5th हाउस से गया हुआ है वहां पे, है ना। अब देखो अपना वीनस कहाँ गया है। तो अल्टीमेटली आप देखो कि कई प्लैनेट्स हैं जो छठे में जा रहे हैं लेकिन अच्छा कर रहे हैं। मरकरी, आप बताओ, ये स्पाउस का चार्ट है। अब एक बात देख के बताओ कि जो एनिमिटी पैटर्न है इस चार्ट से कैसे पता चलेगा? कौन डिसाइड करेगा? प्राइमरी हाउस कौन सा है? Lagna Lord. 6th house, 6th हाउस। कौन है साइन लॉर्ड? Mercury. मरकरी। और वो मरकरी और कौन सा लॉर्ड है? It's also for the 9th house. Ninth. जितना दुश्मनी बढ़ेगा भाग्य भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। क्या ये सही है? Yes, sir. Yes, sir. मरकरी के एनर्जी को जब यूज करोगे तो आपके साथ जैसे भी हो जेलसी वाला फीलिंग्स भी बढ़ेगा, एनिमिटी भी बढ़ेगा, लेकिन मरकरी जाके सेकेंड हाउस में है, इट विल एनहेंस योर पर्सनालिटी। जिनके कोई दुश्मन नहीं होते वो लाइफ में कुछ भी नहीं करते हैं क्योंकि कोई उसको दुश्मन बनाने के लिए लायक ही नहीं समझता है ना। आज के डेट में फॉर्मूला ये है कि आपको जो प्रशंसा करने वाले लोग हैं उनका नंबर कम हो जाए चलेगा, आपसे जलने वाले लोगों का संख्या बढ़ना चाहिए। छठा लॉर्ड आपके जो है सेकेंड हाउस में है, कितना दूरी पे चला गया? 9. Ninth. ट्राइन में है। ट्राइन में है। आपका भाग्य का वृद्धि होगा जब आप उसके एनर्जी को यूज करोगे। जब उसके एनर्जी को आप वेस्ट करोगे तो आपके भाग्य में हानि होगा, ये उसका अर्थ है एस्ट्रोलॉजिकल सर मीनिंग। हाँ जी सर एक डाउट है, वो जी मंगल दोष का बोलते हैं ना, हाँ जी। सो आपके चार्ट में मंगल दोष नहीं है सर, इधर मंगल दोष 12th हाउस में है। हाँ मंगल दोष है। मेरा तो नेचुरली मंगल का चार्ट है, इसीलिए मंगल वाले को क्या मंगल दोष हो गया? मेरा लगन ही मंगल का है ना। हाँ सर तो मंगल मंगल दोष वही जैसे दोष आप आपको तो भाग्य लेते नहीं हो। है दोष अप्लाई इधर। नहीं करता फिर हाँ अगर जैसे वृश्चिक लगना हो तो? जैसे मंगल दोष है ना, आप मंगल से कैलकुलेट करते हो कि सप्तम में वो देख रहा है कि नहीं, है ना। तो यहाँ हाँ पे हाँ देखो सर, मंगल का अष्टम दृष्टि जो है 7 नंबर हाउस पे पड़ रहा है। हाँ देखो यस सर, कई सर। सारी इसीलिए चीजें होते हैं। अब यहाँ पे देखो जो 8 नंबर दृष्टि पड़ रहा है कौन से हाउस पे पड़ रहा है? वो जो साइन कौन सा है? 7th हाउस कैंसर। कैंसर। आप कैंसर। आप कॉम्बिनेशन को समझो तभी तो आप ना एस्ट्रोलॉजी के दूसरे पॉइंट को भी समझोगे। जो ये आप देखे हो आप अब ये मेरे चार्ट में देखने का कोशिश करो, आपको बड़ा हाँ सर, इंटरेस्टिंग आपका मार्स, रिलेशन मिलेगी। Cancer में. या सर आपका मार्स उधर ही है ना कैंसर में। बात समझ गए? वो जो दृष्टि है वो वहीं पे आ गया और उसका स्वामी जो है कहाँ पे हाँ बैठा है? 7th 7th हाउस, हाउस। है ना। क्या होके बैठा हुआ है? Exalted. एग्जल्टेड। और क्या हुआ है? Exalted. वर्गोत्तम, है ना। नवमांश में भी देखो वर्गोत्तम है, इजंट इट। जी। इसका मतलब है चंद्रमा को सपोर्ट मिल रहा है, बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है। शुरू में जो भी प्रॉब्लम हुआ लेकिन अल्टीमेटली ऑल द प्रॉब्लम गेट नॉलिफाइड।
क्योंकि वो एक्चुअल में डिफेंस करने वाला पोजीशन में है। यहाँ पे मंगल पावरफुल नहीं हुआ, ऊपर से जो चार्ट को इंपैक्ट कर रहा था वो सबसे स्ट्रांग हो गया, नवमा चार्ट में उसको वीनस का साथ मिल गया। ऐसा नहीं है कि इंपैक्ट नहीं हुआ है, इंपैक्ट वाज देयर। वो तभी तो मैं कह रहा हूं, आप लोगों को मैं शुरू में कहा कि मैच मेकिंग आपने किया, आपको 32 पॉइंट मिल गए। अब कितने सारे चीजें आ रहे हैं, मंगल दोष भी आ रहा है, पता चला जो है 159 में कोई प्लानेट है नहीं, पता चला वो सारे अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं। तो कई बार क्या होता है, आप ना बिना जाने भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी कर लेते हो, और कई बार जो है आपके लाइफ में एस्ट्रोलॉजी अपने आप आ जाता है टाइम के साथ, हाँ सर। और उसका इम्पेक्ट लेकिन पड़ता है। आप किसी को मर्डर कर दिए और आपको पता नहीं है कि आपका जो छुरा है किसी के इंटेस्टाइन में लग गया, क्योंकि आपने कभी बायोलॉजी पढ़ा ही नहीं, बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन होता है या नहीं होता है आपको पता नहीं है। इसका मतलब आपको जो है मर्डर का कोई भी दोषी माना नहीं जाएगा, ऐसा रूल नहीं है। इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। जिसको एस्ट्रोलॉजी आता है और उसको कुछ करता नहीं है, जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आता है और वो अपने मर्जी कुछ भी कर रहा है, एस्ट्रोलॉजी विल नेवर फेल। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में एक्चुअल में सिर्फ भाग्य के बारे में बात नहीं है, कर्म के बारे में बात है, पास्ट के बारे में बात है, आपका हर एस्पेक्ट को एस्ट्रोलॉजी जो है डील करता है होगा। तो मैं इसीलिए आपको कहता हूं कि आप कभी भी किसी का मैच मेकिंग कर रहे हो तो आप देखो पहले दशा क्या चल रहा है, दशा लॉर्ड का क्या है, उसमें से सबसे पावरफुल दशा किसका है। खास करके आपको देखना होगा फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट लॉन्ग। शुरू में जो आपके रिलेशनशिप होते हैं वो ना आगे चल के बहुत दिनों तक याद रहते हैं, वो आपको ध्यान में रखना होगा। फिर कुछ सलाह दे दोगे लोगों को, फिर कहोगे इस टाइम में आपको जो है इस तरीके का चीजें ऑब्जर्व करना है ना। बार बार मैं कहता हूं कि मंगल का दोष हो तो आप जो भी रिचुअल्स वगैरह करते हैं उसके अलावा भी, मंगल अगर आपका चंद्रमा के साइन में है, नीच का है या सप्तम में रिजल्ट को जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो मंगल के लिए जो भी लॉर्ड्स हैं उनका पूजा करना आप शुरू कर। आपके आदत में गुस्सा को जो है बाहर निकाल दो, आपका अपने आप रिमेडी हो जाएगा। मार्स मीन्स एक्सेस ऑफ एनर्जी यूज्ड फॉर द रॉन्ग थिंग, आर्गुमेंट्स के लिए, लड़ाई के लिए, झगड़ा के लिए। जितने ज्यादा लोगों से आप दुश्मनी करेंगे आपका मार्स उतना ज्यादा खराब होता जाएगा। मैं ये सारी चीजें आपको हर क्लास में बताया हूं, आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ बेसिक्स को ही आप अप्लाई करना शुरू कर दो। आपको जुपिटर अच्छा करना है तो आप अपना स्क्रिप्चर्स वगैरह पढ़ो, आप कई कई जगह मंदिर वगैरह जाना शुरू कर दो, या आप जो है किसी को ज्ञान देना शुरू कर दो, या आप जो है किसी के लिए गुरु बन जाओ, अच्छा सलाह दो, लोगों को खराब सलाह मत दो। तो आप देखना धीरे धीरे आपका जुपिटर अच्छा होगा। चंद्रमा को अच्छा करना है, दूसरे के मन में खुशी लाने का कोशिश करो, चंद्रमा अच्छा होगा। वीनस है, वाइफ का ख्याल रखो, रिलेशनशिप को रेस्पेक्ट दो, जिसने आपको बुरे टाइम में हेल्प किया उसको कभी डिच मत करो। सूर्य आपका खराब है तो आप कम से कम जो आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जो आपके पिता के पोजीशन में हैं, ऐसे लोगों को सम्मान देना शुरू कर दो, आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा। राहु है तो डिप्लोमेसी उसी के साथ करो जो डिप्लोमेटिक है, जो बेचारा सिंपल है उसको आप राहु को यूज करके परेशान मत करो। कोई चीट कर रहा है उसको चीट करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आपका राहु और पावरफुल बनेगा। लेकिन जब आप किसी अच्छे इंसान को, सिंपल इंसान को चीट करते हो तो आपको जैसे भी हो उसका सजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आपके आदत में उस प्लैनेट का एनर्जी जो पॉजिटिव है, जो आपके लिए क्या कहते हैं योग कारक है, या जो आपका फंक्शनल बेनिफिक है, उसका नेचर को, एनर्जी को बढ़ाओ। अगर आपके चार्ट में वो कमजोर है तो जब उसका दशा अंतरदशा आ रहा है उसका रिमेडी करो, आपको बहुत जल्दी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको टाइम को हमेशा रिमेडी के साथ जोड़ना ही जोड़ना है। आप बहुत बड़ा एक जो है शनि का स्टोन पहन लिए और शनि जो है आपका दशा अंतरदशा में है ही नहीं, वो स्टोन आपको काम नहीं करेगा।
लेकिन अगर अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में शनि का लॉर्डशिप चल रहा है और आपने उस टाइम में शनि का वो जो है अंगूठा पहन लिया, आपको इमीडिएट अच्छा जॉब मिल जाएगा। कोई जॉब के लिए आया हुआ है, शनि उसका प्राइमरी कारक है। 10th लॉर्ड देखो उसके बीच कंपैटिबिलिटी है कि नहीं। शनि प्राइमरी कारक है लेकिन पता चला 10th लॉर्ड मंगल है, तो आपको लग रहा होगा शनि और मंगल दुश्मन है। ऐसा नहीं है, मंगल शनि के हाउस में ही एक्जल्टेड होता है। तो मंगल का स्टोन पहनने के लिए कहोगे तो पहले देख लो वो जो है आपको एस्ट्रोलॉजिकली अलाउ हो रहा है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है मंगल जो है किसी नेगेटिव हाउस का भी लॉर्ड है और वो पर्टिकुलर हाउस एक्टिव हो रहा है। 100 लोग एक पत्थर को हटाने का कोशिश कर रहे हैं, हट नहीं रहा है। उसके बाद कमलेश सर आए, थोड़ा सा जो है धक्का दे दिया और पत्थर हट गया। तो पत्थर को हटाया किसने? आप कहोगे कमलेश सर ने हटाया, नहीं, 101 लोगों ने हटाया। जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए था दैट वाज सप्लाइड बाय द लास्ट पर्सन। तो जब आपके पास एनर्जी बिल्कुल उस लेवल तक है, छोटा सा भी एनर्जी ऐड हो जाए तो आप जो है क्वालिफाई कर जाओगे। देखो आपका टाइमिंग, आप देखो ना कौन से नक्षत्र स्वामी आपका एक्टिवेट है, कौन सा उप नक्षत्र स्वामी एक्टिवेट है, कौन से हाउस का रिजल्ट मिलेगा, उसी टाइम में उसका जो है पूजा पाठ करना शुरू कर दो। क्योंकि स्टोन तो चलो नेगेटिव भी कर सकता है, अगर वो आपके किसी तरीके का अगर खराब लॉर्ड है तो पता चला आपको खराब डायरेक्शन में एनर्जी बढ़ जाएगा, नुकसान होगा। लेकिन जब आप मंत्र साधना करते हो, जब आप पूजा पाठ करते हो, तो वहां पे एनर्जीज को पॉजिटिव और नेगेटिव से डिवाइड नहीं कर सकते। दैट विल ऑलवेज वर्क इन ए पॉजिटिव वे। तो मंत्र हमेशा अगर आपका नेगेटिव एनर्जी है तो उसको प्यूरिफाई कर देगा और अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो उसको एनहेंस कर देगा। तो ये ऐसा रिमेडी है जो यूजुअली बहुत लोगों को काम में आएगा। जो रिलेशनशिप आपको एक पर्टिकुलर प्लांट को इंप्रूव करने में हेल्प करता है, उस रिलेशनशिप पे पर्टिकुलर टाइम में फोकस करो। आप पहले से इंप्रूव करने का कोशिश कर रहे हो, लेकिन जब उसका दशा अंतर्दशा आ जाए, जैसे पिता के साथ रिलेशनशिप खराब है, अब बात ही नहीं कर पा रहे हो ईगो आपका बहुत ज्यादा है, अपने ही पिता को जो है सॉरी बोलने के लिए आपके जुबान लड़खड़ा रहे हैं। सूर्य का जब प्रत्यंतर दशा आएगा तो हो सके एक धक्के में आप बोल दो पिताजी गलती हो गया। करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि मेरे पापा ने मेरे पढ़ाया हेल्प नहीं किए, मुझे पैसा नहीं दिए। जितने कंप्लेंट करोगे उनका तो सूर्य हो गया, वो तो उस उम्र पे पहुंच गए हैं जब वो अलविदा कहेंगे दुनिया को, और 4 साल बाद 10 साल बाद जाना है तो सभी को है। आपका सूर्य लेकिन अभी कमजोर है, आपको जॉब नहीं मिल रहा है, आपका स्टेटस खराब है। तो आप ना अपने सूर्य को ठीक करने के लिए ईगो को साइडवेज रखना पड़ेगा। करो, इतना सारा चीजें हैं। 10-15 पॉइंट अगर देख लिए आपने, किसी भी रिलेशन, आपका पार्टनरशिप, आप 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्यों नहीं आप थोड़ा सा वो नॉलेज को लोगे, साइकोलॉजिकली चेक करोगे, एस्ट्रोलॉजिकली चेक करोगे कि उस इंसान के साथ मैं जिंदगी का सारा कमाई कैसे यूज कर दूं, क्या नेचर है, क्या उसके अंदर चीटिंग का कोई कंडीशन है, क्या ऐसा दशा चल रहा है जिसमें वो मेरे पैसा लेके डुबा सकता है, वो उस लायक है कि नहीं, चेक करो। अपने टाइम जो है सबसे ज्यादा वैल्यूएबल एसेट है। कोई दोस्त नहीं मिल रहा है तो खाली बैठ जाओ, बट नेवर वेस्ट योर टाइम विथ फूल्स, बाद में पछताओगे। आपका टाइम जितना बचाओगे, कोई चीज सीख रहे हो तो उसको अप्लाई करो। एप्लीकेशन इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग समथिंग। एप्लीकेशन जितने पढ़ोगे, कोई एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करेगा आपका, पढ़ने से क्या होगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 2 लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा हो रहा है, गुण मिला दिए, बाद में पता चला गुण के साथ उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अष्टक वर्क चेक करो, उनका दशा चेक करो, कौन से दशा में लड़ाई बहुत ज्यादा हुआ है चेक करो, लिटिगेशन कहाँ हुआ है, जिस दिन लिटिगेशन फाइल हुआ है वो डेट पूछ लो। हमेशा जो इनिशिएट होता है ना, वो डेट बहुत पावरफुल होता है। पूरे कस्प उसी के बेस पे है, कौन से डिग्री में वो हाउस शुरू हो रहा है वो कस्प है, कौन से डेट पे एक इवेंट हो रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखो उस दिन गोचर हो रहा होगा, किसी का शुरुआत हो रहा होगा। आज कल किसी ने कंसल्टेशन लिया था जॉब के लिए, तो मैंने कहा था आपका इसी महीने जो है आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। आज उनका फर्स्ट इंटरव्यू हुआ, वो कहते सर मैं कभी सोची नहीं थी इस महीने इंटरव्यू होगा। अब देखने से इंटरव्यू में जुपिटर और सन जो है
आ गए, तो एक दूसरे के कंपैटिबल प्लैनेट आ गए। राहु और शनि का दशा होने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रत्यंतर दशा लॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका जो 10 दिन 5 दिन का इवेंट होता है, उसमें 4th स्टेज में जो भी लॉर्ड आता है बहुत काम करता है। 10th लॉर्ड अगर उसमें से है तो आपको जॉब का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अभी 5-7 दिन पहले और एक कंसल्टेशन मैंने लिया था, तो मैंने उनको कहा था कि आप बार बार जाके ना पैसे के लिए बार्गेन करते हो, आपको जॉब नहीं मिलता है। आप इस बार जो है पैसे का बात मत करना। अगर वो कोई आपको कहते हैं कि व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, तो ये बता देना कि व्हाट एवर यू थिंक एज पर माई एक्सपीरियंस एंड द लास्ट जॉब आई हैव हेल्ड, आपको जो अच्छा लगता है वो ऑफर करो। तो जिस अमाउंट को कह के वो 2-3 जॉब जो है हाथ से उसके जा चुके थे, सी गॉट ए जॉब विथ 20,000 इंक्रीज इन सैलरी। तो आपको इन चीजों को दिखना होगा, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है, क्योंकि ये खाली मैच मेकिंग के लिए नहीं है। दिस इज फॉर पार्टनरशिप, दिस इज फॉर बिजनेस एसोसिएशन, दिस इज फॉर टेकिंग ए कंबाइंड डिसीजन। हर चीज में ये कंपैटिबिलिटी वाला फैक्टर आपको देखना है। दशा क्या चल रहा है, उनका माइंडसेट को कौन सा प्लानेट जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है, लगन में कौन सा प्लानेट है, एक्चुअल नेचर क्या है। और उसमें से 9-5 वाला रिलेशन, 10-4 वाला रिलेशन, दीज आर वेरी गुड रिलेशनशिप। 6-8 इज ए रिलेशन विच हैज टू बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट। 6-8 3-11 में चलेगा, क्योंकि लाभ वहां पे जुड़ा हुआ है। ये जो 11 नंबर है, दैट इज द बेस्ट यू कैन से वीपन ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी, और जो 12 है वो सबसे वर्स्ट है। इसको देखना है आपको, जो भी एस्ट्रोलॉजी जानते हो अप्लाई करो सारा। हाँ जी सर बोलो। एक्सेप्ट फॉर वीनस, राइट? वीनस 12th में आपको बेस्ट रिजल्ट्स देगा फ्रॉम उस घर से। देखिए, जब मैं ये कहता हूं ना विनस 12, तो आपको ये भी समझना है कौन सा विनस 12 हो तो अच्छा होगा। आप में से कोई बताए मुझे, कौन सा Why, विनस sir? 12 में होगा तो अच्छा होगा। Libra. पहले साइन वाइज स्पाइसेस, इजंट इट? यस सर। Yes, sir. साइन वाइज स्पाइसेस, क्योंकि वो उसमें एक्सल्टेड होता है। यस सर। अब उसके बाद मैं कहूंगा कि लग्न से 12 भी हो गया और वो पाइसेस साइन हो गया, दैट इज द बेस्ट प्लेसमेंट ऑफ विनस। क्यों? क्योंकि दैट इज ऑल्सो हाउस वाइज एक्सल्टेड, इजंट इट? यस सर। जब भी साइन और हाउस वाइज एक्सल्टेड होता है प्लानेट, वो सबसे पावरफुल प्लानेट होता है। जिसके भी चार्ट में इस तरीके का एक प्लानेट है, उसी प्लानेट का जो भी डेटी है ना, रोज पूजा करना शुरू कर दो। जो प्लानेट, लेट मी कंप्लीट, जो Okay. प्लानेट आपका हाउस वाइज भी डेबिलिटेटेड है और साइन वाइज भी डेबिलिटेटेड है, वो सबसे डेंजरस है, ठीक है। हाउस वाइज भी डेबिलिटेटेड एंड साइन वाइज भी डेबिलिटेटेड। जैसे एरीज लगना है और बुद्धा 12 नंबर साइन में है, क्या होगा? डेबिलिटेशन। हाउस वाइज भी डेबिलिटेटेड है और साइन वाइज भी। अव्वल दर्जे का मूर्ख है वो इंसान। बात समझ रहे हो? वो आपको एनएच में चश्मा पहना के चला सकता है, ट्रक जब तक रोंद ना दे आप उसके पीछे चलते रहोगे। कई बार क्या होता है, प्लैनेट्स का एनर्जी मैक्सिमम और मिनिमम के बीच ही फ्लक्चुएट करता है, और अगर उसके साथ टाइम का मैच हो जाए तो वो तो एक डेडली कॉम्बिनेशन हो गया। पता चला आपका मरकरी डेबिलिटेटेड भी है और मरकरी का अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रहा है, तो आप जो भी डिसीजन लोगे उसका आउटकम आपको पहले से पता होना चाहिए। इसीलिए मरकरी का रेमेडी क्या है खराब मरकरी का? यू शुड फाइंड ए गुरु, है ना। और मरकरी और गुरु एक दूसरे के साथ बाधक रिलेशनशिप में है, यानी मरकरी को गुरु आराम से मिलते नहीं है, और जो भी मिलेगा मरकरी उसको इंसल्ट करेगा, है ना। मरकरी बहस करता है बिना बात के। जब मरकरी खराब हो जाता है तो पीपल आर प्रोन टू आर्गुमेंट, कुतर्क करते हैं। मंगल और मरकरी का कॉम्बिनेशन कुतर्क को बढ़ा देता है ना। कोई आपको कह रहा है ग्रास इज ब्लू, तो आपको ये डिसाइड करना है कि मैं इसके साथ बहस नहीं करूंगा, मैं भी हाँ बोल के निकल जाऊंगा। हम लोग कई लोगों को सुधारने का कोशिश करते हैं, नहीं नहीं ग्रास तो ग्रीन होता है, तो आपका भी बुद्ध खराब है। बात समझ रहे हो? यस सर। आपको उसको, हाँ जी हमारे यहाँ पे तो आप जो कह रहे हो ऐसे ही होता है, ब्लू होते हैं सारे ग्रास, और मैं जा रहा हूँ उनमें से कुछ ग्रास अभी
जो है लाने के लिए। इट इज बेटर टू अवॉइड। तो आप देख लो, इतने सारे कॉम्बिनेशन है किसी भी इंसान को। तो मेरे कहने का मतलब है कि खराब टाइम में अच्छा इंसान भी खराब व्यवहार करता है, और अच्छा टाइम में खराब इंसान भी अच्छा हो सकता है। तो सबको देख के आप मैच मेकिंग करो। किसी का शादी हो रहा है तो आराम से उसको देखे, नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड, उसका चंद्रमा कौन से राशि में है, कैलकुलेशन में क्या आ रहा है, कौन से प्लैनेट सही है, कौन से हाउस का स्वामी है। 10-12 पॉइंट बना दो और कहो जी ये तो बहुत ही बढ़िया है। डोंट से कि ये जो ऐप में आ रहा है ना 32 पॉइंट मिल गया, 34 पॉइंट मिल गया और ओके है। आप अपना काम करो। आप देखना, जो इंसान का आप घर बसाओगे ना, वो जिंदगी भर आपको दुआ देता रहेगा कि सर ने मुझे बढ़िया बताया, मैम ने मुझे बढ़िया गाइड किया, है ना। Yes, sir. एनी क्वेश्चन? सर ये कंपैटिबिलिटी अष्टक वर्ग टेबल से भी हम देखते हैं ना। हाँ जी, तो अष्टक वर्ग से भी आप देख सकते हो। तो पॉइंट्स अगर 28 बिलो है तो, या 25 बिलो है तो हम समझ सकते हैं कि इट वोंट बी गुड बोल के। उसमें भी आपको देखना होगा इंडिविजुअल पॉइंट्स क्या है। बात समझ रहे हैं? अच्छा। इसीलिए कभी कंक्लूजन मत ड्रॉ करिए। पता चला आपको 24 पॉइंट मिला है 7 नंबर घर में, लेकिन उसमें आपका जुपिटर का अंतर्दशा चल रहा है, जुपिटर ही 6 पॉइंट दे रहा है, वेरी गुड। बात समझ गए? अच्छा। हाँ हाँ हाँ। हाँ। नेगेटिव कभी भी लोगों को मत बताओ, ठीक है। कोई मरने जा रहा है, उसको आप कह दो कि भाई तू तो कल पक्का मरेगा, तो अभी 2 घंटे के बाद वो मर जाएगा आपका नाम लिख के, ठीक है। तो उसको कहो नहीं, तुम ना, तुम्हारा लाइफ ठीक है, अच्छा है, कोशिश करो तुम जो कल का प्लान है उसको थोड़ा सा 2-4 दिन और डाइवर्ट करने के लिए, ठीक है। अपने ओर से ओके। कोशिश कर लो, किसी को भी अच्छा एडवाइस दे दो, पॉजिटिव एडवाइस दे दो, काम में आएगा, है ना। कई बार लोग क्या करते हैं, ब्लाइंडली आप पे बिलीव करते हैं। कई बार लोगों को लगता है एस्ट्रोलॉजी भी ब्लाइंडली बिलीव किया जा सकता है। तो ऐसे लोगों को एस्ट्रोलॉजी काम भी बहुत करता है, बिलीव, है ना। तो Yes, उसको sir. थोड़ा हेल्प करो, है ना। वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, काम में आएगा। इट विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ अस। ओके सर। चलिए ठीक है, नमस्कार। हाँ, Thank you ओके very सर, much, थैंक sir. यू सर। Thank you.